हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एफएक्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम क्लास 7 मैथ का चैप्टर सेकंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे अलजेब्रा पढ़ने के लिए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ किसी नंबर में 5 ऐड करो, तो क्या हम इसे सिर्फ वर्ड्स में ही लिखेंगे? नहीं, मैथ्स में हम इसे शॉर्ट फॉर्म में x प्लस वाई लिखते हैं। इसी तरह की मैथमेटिकल राइटिंग को अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्म्स, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज कैसे होता है, और बहुत सारे इजी एग्जांपल के साथ में चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज एनसीईआरटी के इस सभी क्वेश्चंस को फिगर इट आउट करेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज सिंपल एक्सप्रेशन। आखिर सिंपल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ भी है कि मलिका अपने स्कूल में लंच टाइम पे एवरी डे 25 रुपीज़ स्पेंड करती है। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेशन बनाना है कि इसमें मंडे टू फ्राइडे यानी एक वीक में मंडे टू फ्राइडे लंच में उसने टोटल अमाउंट कितने स्पेंड किए हैं। तो मंडे टू फ्राइडे पहले कितने डेज देख लेते हैं, यानी कि 25 पर डे है, तो यानी कि कितने डेज का हमें निकालने के लिए कहा गया है, एक्सप्रेशन बनाने के लिए कहा गया है। तो मंडे टू फ्राइडे कितने डेज हो जाते हैं? टोटल 5 डेज। ओके, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा? दी टोटल अमाउंट इज 5 इंटू 25, यानी कि 25 रुपये, यानी 25 रुपीज़ पर डे। सो फॉर 5 डेज इज इक्वल टू 25 इंटू 5, यानी हमें अगर 5 डेज का निकालने कहा गया है टोटल अमाउंट, तो 5 इंटू 25 कर देंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा 5 इंटू 25 यानी 5 और 25 का, तो क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जो हमारा टोटल अमाउंट निकल जाएगा। हमें सिर्फ इसमें एक्सप्रेशन बनाने के लिए कहा गया, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 5 इंटू 25। सो अगला क्या आता है? डिफरेंट एक्सप्रेशन कैन हैव द सेम वैल्यू, यानी कि सभी एक्सप्रेशन के सेम वैल्यू होते हैं। तो हमें मल्टीप्लाई करने का बहुत सारे वेज होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक 12 नंबर है, ठीक है, 12 को हम बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 10 प्लस 2 करते हैं तब भी 12 आता है, चाहे 15 माइनस 3 करते हैं तब भी 12 आता है, चाहे 3 इंटू 4 करते हैं तब भी 12 आता है, और 25 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो जहाँ की तब भी 12 आता है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम एक नंबर को बहुत सारे वे में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मैं कुछ आपको आंसर चाहे कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप कहोगे भैया आपने तो यहाँ पे बताया 10 प्लस 2 क्या होते हैं? 12 होते हैं, और हमारे स्कूल में बताया क्या क्या कि 10 प्लस 2 तो हमारे यहाँ बताया गया, और आपके स्कूल में क्या बताया गया? 9 और प्लस 3 कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो बात बराबर है वहाँ पे, चाहे मैं जैसे बताऊँ, यानी कि एक क्वेश्चन को यानी एक नंबर को बहुत सारे तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है, कोई कोई बच्चे एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अब देखो पहले बता देता हूँ मैं एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन को समझने के लिए, एक्सप्रेशन में क्या होता है? कोई दो नंबर होता है, ठीक है, कोई दो नंबर में से, दो नंबरों के बीच में कोई इनमें से चार जो ऑपरेशन है, ये चार, यानी प्लस माइनस एंड इनटू और डिवाइड का जो साइन जब आ जाता है इन इन दोनों नंबर्स के बीच में, तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस वे में लिखा हुआ रहता है तो इसको एक्सप्रेशन लिख के देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इक्वल का जब साइन आ जाता है तो वहाँ पे वो एक्सप्रेशन नहीं रहता है, वो बन जाता है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन जिसमें आ जाए, इक्वल, इक्वल यानी इक्वेशन में ही इक्वल आ रहा है। समझ में आ गया? यानी इसमें कोई ये जो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे सामने, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इक्वेशन, नॉट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम उसको कहेंगे यानी जो नंबर बिटवीन, यानी ऑपरेशन, ये चारों ऑपरेशन रहे दो नंबर्स के बीच में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसके साथ में जो रहेंगे दो नंबरों के बीच में रहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक्सप्रेशन कहेंगे, नॉट वो क्या कहता है उसको? इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीज़ें, यानी टर्म्स को समझ लेते हैं। टर्म्स क्या होते हैं इसमें?
टर्म्स में भी इसमें टर्म्स पढ़ेंगे भी, टर्म्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्म जो होते हैं ना, यानी वर्ड्स कुछ आते हैं। जैसे जो हमारा पहला वर्ड क्या आता है इसमें, वेरिएबल्स और कांस्टेंट पढ़ेंगे पहले हम, ठीक है। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले क्या आता है, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब होता है बार बार जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, ठीक है। बार बार जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। जैसे कि वेरिएबल में एग्जांपल ले लेते हैं हम, x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b, यानी कि a to z हम किसी चीज़ को भी वेरिएबल कह सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर x बराबर 2 है, ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 2 हो तो एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है x इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन देखते हैं हम, यहाँ पे कभी ना कभी तो यहाँ पे x बराबर 2 आए, कैसे आया, देखो x उधर गया 7, और जब इज इक्वल टू के उधर तरफ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि x इज इक्वल टू 2 आया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। अब हम x का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो x इज इक्वल टू, यानी ये प्लस इज इक्वल टू के उधर तरफ कर देंगे हम, तो 15 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। तो हम लोगों ने देखा एक बार, जो एक एग्जांपल में हमने देखा कि x इज इक्वल टू 2 आया और x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे बार बार जो है वेरिएबल्स की वैल्यू वेरी हो रही है, यानी चेंज हो रही है, तो हम इसीलिए वेरिएबल्स कहते हैं, यानी कि वेरिएबल्स जो है जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहे, इसे ही इसलिए हम उसी को वेरिएबल्स कहते हैं। अब हम आते हैं कांस्टेंट, ठीक है, क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, जैसे कि 2, 5, 10, 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम, x प्लस 5, ठीक है, हमारे पास में ये एक्सप्रेशन है। अब आप बताओ इसमें, क्या मैं 5 को 10 लिख सकता हूँ, क्या 5 को मैं 10 बोल सकता हूँ, चाहे लिख सकता हूँ, आप ही बताओ। जैसे कि लिख तो नहीं सकता मैं, इसीलिए जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। अब तुम ही बताओ भाई, 10 को क्या मैं 12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं 11 को लिख सकता हूँ, वो 12, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि नंबर्स को जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, ये हमेशा, यानी कि अगर 5 है तो ये हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक है, इसीलिए 5 एक कांस्टेंट है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या आता है, a number increased by 8। अब हम इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, एक नंबर है और 8 उसमें जोड़ा जा रहा है, यानी 8 बढ़ाया जा रहा है, तो हम एक नंबर लेते हैं, यानी कि वेरिएबल्स है। अब वो नंबर तो कुछ भी हो सकता है या नहीं, तो हम नंबर a से लेकर z तक का कुछ भी ले सकते हैं। हमने x ले लिया, x मोस्टली ज़्यादा कॉमन यूज होते हैं मैथमेटिक्स में, सो x, और 8 उसमें इंक्रीज हो रहे हैं, तो x प्लस 8, बहुत ही सिंपल, इसी तरीके का एक इक्वेशन बन गया। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अ नंबर इज डिक्रीज बाय 3, ठीक है। तो देखते हैं, अ नंबर इज, यहाँ पे इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज बाय 3, ओके। तो हम देखते हैं, ए नंबर लेते हैं, ए नंबर में भी हम x ले लेते हैं, ठीक है। एक नंबर ले लिया हम लोगों ने x, और डिक्रीज बाय 3, यानी वो x 3 से घटाया जा रहा है x को, तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन, ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना। अब आता है कुछ प्रैक्टिस इसका कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर बताना है। अब मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, चाहे मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में क्या आता है, ऐड 12 टू अ नंबर, कोई सा भी नंबर लेना है। सेकंड में क्या आता है, मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 9, ठीक है। अब आता है सब्ट्रैक्ट
15 फ्रॉम आ नंबर, और एक और बस डिवाइड आ नंबर बाय 6। बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग एक्सप्रेशन में कंप्लीट करो। अगर आप आंसर सही आया है तो आप कॉन्सेप्ट का क्लियर आपका हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट यानी कि अगर आपने इसका आंसर निकाल लिया तो आप लोग समझ जाना कि आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। देखो, मैंने आपको कॉमन मिस्टेक ज़रूर बताई थी। यहाँ पे इक्वेशन, हमें बिल्कुल इक्वेशन और एक्सप्रेशन का ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होते हैं, ओके। अब हम समझेंगे कंपेयरिंग एक्सप्रेशन का मतलब। ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कंपेयरिंग एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है। कंपेयरिंग का मतलब है दो एक्सप्रेशन को देखकर उनके बीच सिमिलैरिटी और डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना, ओके। हम कंपेयर करने वक्त ये देखते हैं वेरिएबल सेम है या नहीं, कांस्टेंट सेम है या नहीं, ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सेम है या नहीं, एक्सप्रेशन की वैल्यू कब सेम या डिफरेंट हो सकती है, ओके। तो एग्जांपल एक ले लेते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि a इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ओके। और एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं नेक्स्ट, b b इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। यहाँ पे x प्लस 5 था और सेकंड में क्या है, x प्लस 8 है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये एक्सप्रेशन सेम, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है या नहीं, ये बताओ पहले तो। क्या ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर क्या है, नहीं। अब रीजन क्या है, दोनों में वेरिएबल x तो सेम है, लेकिन कांस्टेंट में 5 और 8 जो है वो डिफरेंट है, इसलिए ये एक्सप्रेशन डिफरेंट है। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम a बराबर 4x, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं b इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस प्लस एक्स, ये लेते हैं। क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, चलिए चेक करते हैं। अगर देखो, अगर x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पहले, ये ध्यान रख लेना। हम मान लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, तो पहले इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू पुट करें, यानी कि 4x में अगर हम x इज इक्वल टू 2 का वैल्यू पुट कर दें हम, तो क्या होगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 क्या होगा हमारा, 8 होगा। तो ये तो हमारा 8 आ गया। अब जो इसमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 1 2 3 4, यानी 4 बार क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन को लिखना है पहले, यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स में क्या वैल्यू पुट करनी है, एक्स इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट करनी है। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 8, और 8 जो यानी 2 2 2 2 4 5 6 प्लस, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। यानी हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि दोनों का आंसर हमारा क्या है, सेम आया है, इसलिए 4x और x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या है, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब एक एग्जांपल 3 ले लेते हैं। अब हमें कंपेयर करना है, ओके। कंपेयर क्या करना है हमें, एक एक्सप्रेशन क्या ले लेते हैं, एक्सप्रेशन ले रहे हैं हम, नॉट इक्वेशन। 3x प्लस 2 एंड 2 प्लस 3x। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि टर्म्स का ऑर्डर चेंज हुआ है लेकिन टर्म्स वही हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, टर्म्स का यानी कि इधर उधर टर्म्स को कर दिया गया, लेकिन ऑर्डर जो है हमारा वही है, ठीक है ना। तो अब देखो, एडिशन में क्या होता है, ऑर्डर बढ़ाने से आंसर चेंज नहीं होता है, यानी कि बढ़ाने का मतलब बदलने से चेंज नहीं होता। यानी आप क्या करो, अगर आप 10 प्लस 2 कर दो तब भी क्या आएगा, 12 आएगा। अगर आप 2 प्लस 10 कर दो जब भी 12 आएगा, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देखा ही था। तो अब हम क्या कहें, इसलिए दोनों एक्सप्रेशन क्या है, इक्विवेलेंट है ये भी। अब भाई 3x को प्लस कर, यानी कैसे, देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 10 प्लस 2 करते हैं तब भी 12 आ रहा है, और 2 प्लस 10 करते हैं तो तब भी 12 आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3x प्लस 2 किया जा रहा है तब भी उतने आंसर। देखो अब मैं x का एक एग्जाम्पल आपको इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। अगर हम x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है, यानी x की वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, 2 करेंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, 2 प्लस 3 इंटू 2 कर देंगे। अब देखो 3 2 जा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 हो गया यहाँ पे, और 3 2 जा 6 और प्लस 2 8, तो हमारा आंसर यहाँ पे दोनों फिर से सेम आया। तो क्या हो गया, ये इसका आंसर क्या हो गया, इक्विवेलेंट है ये भी। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है।
5x-2 एंड 2 - 5x, क्या ये सेम है? अब देखो ये बिल्कुल भी नहीं सेम है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है, इसलिए एक्सप्रेशन डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 10 में से 2 माइनस करूं तो क्या आएगा हमारा 8 आएगा। यानी कि देखो अब पहले क्या करते हैं, आपके पास में 10 रुपये थे, आपने उसमें से 2 रुपये का कुछ खरीद लिया, तो क्या हुआ, आपके आपके पास में क्या हो गया, 8 रुपये बचे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अगर आपके पास में -2 और +10 अगर ये कर दे तो क्या होता है, ठीक है। यानी कि ये -2 है और ये +10 है, आप पहले से ही माइनस में गए हुए थे और आपने 10 रुपये और भी 10 रुपये और आपके पास में आ गए, तो ठीक क्या हुआ यहाँ पे, यानी 10 में से -2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 में से 2 गया तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस में आंसर आएगा, नहीं सॉरी प्लस में आंसर आएगा यहाँ पे। देखने की बात है पहले तो वैसे, यानी कि माइनस में से आप 10 कर रहे हो ना, यानी आपके पास में माइनस तो रुपीज़ है ही थे, यानी -2 था और उसमें आप लोगों ने 10 प्लस कर दिया, तो यहाँ पे तो 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, लेकिन यहाँ जो है हमारा 5x-2 है और 2 में से -5x किया जा रहा है, ठीक है ना। यानी इसको 2 को तो प्लस कर दिया गया लेकिन -10 कर दिया गया। अगर हम 2 में से -10 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा, -8 आएगा आंसर। यानी 10 में से 10 - 2 करते हैं तो क्या आता है, 8 आता है हमारे यहाँ पे, और 2 - 10 कर देते तो -8 आता है, यानी कि ये वैल्यू क्या है, एक्सप्रेशन डिफरेंट है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फिगर इट आउट क्वेश्चंस। So we will solve every question step by step so that even beginners can understand easily. Let's begin. So our first question is fill in the blanks to make the expression equal on both sides of the equal sign. So our first equation is 13 plus 4 is equal to blank plus 6. So now first calculate the left side. पहले हम क्या करेंगे, यानी कि LHS को कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 13 + 4 करने के बाद में क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि 13 + 4 is equal to 17. So then now the right side should also become 17. अब हमारा 17 आ गया। So blank next blank plus 6 is equal to 17, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या जोड़ें, what should add it to 6 to make 17, यानी अब हम 6 में क्या जोड़े जो कि 17 आ जाए, ओके। तो ब्लैंक मीन्स वेरिएबल्स, x इज इक्वल टू 17 - 16, तो सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 11 होगा। सो आंसर इज 11, यानी कि डैश जो हमारा ब्लैंक था यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर 11, ओके, नो प्रॉब्लम। सो अवर सेकेंड क्वेश्चन इज बी 22 प्लस डैश इज इक्वल टू 6 × 5. So first solve the right side. So 6 5s are 30. 20 plus dash is equal to 30. So what should be added to 20 to make 30? Okay. So 22 plus blank is equal to 30. So blank is equal to means dash is equal to 30 minus 20. Okay. Sorry 22 मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 22 लिखना था, ठीक है, सॉरी। सो 30 - 22 इज इक्वल टू 8. सो इन द पैलेस ऑफ ब्लैंक वी पुट द 8. सो टू मेक द इक्वेशन इक्वल, ओके, यानी कि हम ब्लैंक के पास में अगर हम 8 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन जो है अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगी, यानी कि 22 + 8 इज इक्वल टू क्या होगा 30 होगा, और 6 × 5 क्या होगा 30, तो हमारी इक्वेशन हो गई यहाँ पे भी सॉल्व। तो ब्लैंक के जहाँ पे क्या है हमारा आंसर क्या आ गया हमारा 8, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सी 8 × ब्लैंक इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 2. अब हम यहाँ देखेंगे कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 8 टू मेक, यानी पहले हम देखेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, क्या आएगा
32 आएगा आंसर। अब हमें देखना है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 8 टू मेक 32, यानी कि हम 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 32 बन जाए। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन को इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएं तो क्या होगा, वो डिवाइड, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 32 डिवाइडेड बाय 8, so answer is 4. so in the palace of blank answer is 4, यानी कि ब्लैंक के जगह पे क्या आएगा हमारा आंसर 4। so 8 into 4 is equal to 64 divided by 2। so 8 4 जा 32 और 64 divided by 2 is equal to 32। तो 32 इक्वल, यानी इक्वेशन इज सॉल्व। हमारे ये भी फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर डी, 32 माइनस ब्लैंक इज इक्वल टू 25। सो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 34 टू मेक 25, यानी कि 34 में से क्या माइनस किया जाए, यानी क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जो 25 आएगा। तो हम ब्लैंक जाए, हम ब्लैंक ले एक तरीके से वेरिएबल्स हैं, हम इसे A to Z तक का कुछ भी नाम दे सकते हैं। ब्लैंक की जगह पे हम x का भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25, 34 प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 25 में से 34 अब माइनस करना है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, हमारा आंसर हम लोग छोटे में से बड़े डिजिट को, यानी स्मॉलेस्ट डिजिट में से बिगेस्ट डिजिट को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर माइनस में आएगा। ओके, सो 25 में से माइनस 34 नहीं करना है, यहाँ पे 34 में से 25 को माइनस करना है। तो 34 में से माइनस 25 करने के बाद में हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ये हो गया 9 और यानी कि 19 आता है हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू 19। अब ये 19 जो है हमारा कहीं पे आएगा, माइनस में आएगा हमारा। ओके, जो अब देखो 34 के यहाँ पे हम क्या माइनस में क्या लिखेंगे जो कि 25 आ जाए। ध्यान देने वाली बात है, 34 में हम क्या माइनस करें जो कि 25 आ जाए। बात सिंपल है ना। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम इससे ऐसा कोई बात नहीं, अगर बड़े क्वेश्चंस भी आ गए तो वेरिएबल्स में भी क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन ले लेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी लेंगे कि 6 में से ऐसा क्या माइनस किया जाए जो कि 2 आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, यही तो काम करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारा वे जिस तरीके से हम काम यहाँ पे करते हैं वो इस फॉर्म में काम करते हैं। जैसे -19 तो आया, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से दिया हुआ है हमारा, तो हमें कुछ करने की जरूरत, माइनस डबल बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार में यहाँ पे बस 19 लिख देंगे हम। ओके, यानी 34 माइनस 19 इज इक्वल टू 25 है या नंबर। यानी कि 6 में से 2, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि 6 में से क्या माइनस किया जाए जो कि 2 आए। तो 6 में से हम लोगों ने 2 माइनस कर लिया तो 4। जब हम 6 में से यानी 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। सो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन तो कर लिया सॉल्व। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, अब हमें अरेंज करना है इस एक्सप्रेशन को और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है। अब देखो, पहले हम सभी एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, यानी कि हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो गया, 67 माइनस 19। ओके, तो 67 माइनस 19 क्या होता है हमारा, 48 होता है। अब सेकंड एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 67 माइनस 20, इसका क्या आता है, माइनस करने के बाद में 47। थर्ड का क्या आता है, 35 प्लस 25 इज इक्वल टू 60 आता है। फोर्थ का क्या आता है, 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 55। और फिफ्थ का क्या आता है, 120 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 40 आया। अब क्या करना है, नाउ अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब हमें क्या करना है, इनके आंसर्स जो हैं यहाँ पे क्या करने हैं, आंसर्स को यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में अरेंज करना है। तो पहले आंसर देख लेते हैं, सबसे इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 40, देन 47, देन 48, देन 55, देन 60। सो दिस इज आवर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट।
ओके, तो इसी के साथ में हम लोगों ने चैप्टर सेकंड का जो फर्स्ट फिगर आउट था वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। सो नाउ वी विल लर्न रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। ओके, so first is a complex expression is expression with more than one operation means, यानी कि कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था, 15+6 हो गए, चाहे 66 × 7 हो गए। तो इस तरीके के, तो इस यहाँ पे क्या है, एक एक्सप्रेशन है। जब इसमें एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो जाते हैं तो वहीं कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स का मतलब ग्रुप हो जाता है, इसमें ग्रुप हो जाते हैं इनमें। तो यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, ऑपरेशन कैसे बन गए यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की एग्जांपल क्या हो जाएंगे, 15+6 × 4, और बहुत भी लंबा हो सकता है, इतना भी लंबा हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब हम ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, बॉड मास रूल को फॉलो करने वाले हैं। अब यहाँ पे बॉड मास रूल देखो, बॉड मास रूल आखिर होता क्या है। देखो बॉड मास की स्पेलिंग क्या होती है, BODMAS, बॉड मास। अब ध्यान से इसको समझो, BODMAS। अब सबका मीन्स क्या है, फर्स्ट में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में हो गए ये वाले ब्रैकेट हो गए, यानी सबसे छोटा ब्रैकेट, उससे बड़ा मिडिल ब्रैकेट, फिर सबसे बड़े वाला बिगेस्ट ब्रैकेट, यानी ओके। नेक्स्ट आता है ऑफ, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है डिवाइड, ओके। फिर एम से क्या आता है, मल्टीप्लाई। ए से क्या होता है, एडिशन। एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैं आपके नंबर्स में लिख देता हूँ, यानी नेम्स में ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स हो गए। और यहाँ पे ओ से क्या हो गए, ऑफ, यानी कि ऑर्डर, मैं समझाऊंगा इसके बारे में अभी। फिर क्या होता है, डिवीज़न। फिर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या होता है, एडिशन, एडिशन हो गया। फिर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ देखो बॉड मास का रूल हमें ये बताता है, इसे आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है आपको, ठीक है। किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें बॉड मास का रूल ध्यान में रखना है। तो बॉड मास का रूल में क्या होता है, सबसे पहले बॉड मास में हम बी को देखते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को हमें ध्यान रखना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑर्डर्स को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को सॉल्व, डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में एडिशन, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। तो लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल, ओके। तो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज, 15+6 × 4. In this expression, we see that in this expression there are two operations, plus and multiplication. So in the Bode mass rule, multiplication is firstly solved then the addition solved, यानी कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, उसके बाद में एडिशन होगा। तो यहाँ पे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में एडिशन करना है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 6 × 4, 6 4 जा 32, यानी 15 + 6 4 जा 24। सो नाउ एड 15 + 24 = 39। सो आंसर इज 39, ओके। So let's take the another example, 48 divided by 6 + 7। So यहाँ पे हम लोग और देख रहे हैं कि यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है एक ऑपरेशन और एक एडिशन का दिया हुआ है। तो हम लोगों ने बॉड मास में सबसे पहले डिवीजन आता है, उसके बाद में एडिशन आता है। तो सबसे पहले हम डिवीजन इसमें करेंगे। तो डिवीजन में क्या करेंगे, 48 को डिवाइड बाय 6 करेंगे। 48 होगा, तो 8 + 7 क्या होगा हमारा, क्या होगा, 15 होगा। सो आवर आंसर इज 15, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको रिमेंबर रखना है कि नेवर ऐड और सब्ट्रैक्ट बिफोर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि कभी भी आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से पहले। ऑलवेज फॉलो द बॉड मास रूल टू गेट द करेक्ट आंसर, ओके। आपको हमेशा बॉड मास रूल को
बिल्कुल भूलना नहीं है और उसी को फॉलो करना है, तभी आपको आंसर करेक्ट मिलेगा, वरना आपको आंसर गलत मिल जाएगा। ओके, so students, that all for today's video on reading and evaluating complex expression from class 7th math chapter 2 arithmetic expressions. I hope you now understand how to read and evaluate complex expression by following the correct order of operations. In the next part, we will learn how to remove brackets, understand important mathematical terms, and then solve the figure it out questions from the NCERT Gavita Prakash book step by step. So don't miss the next video. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to the channel. Also press the bell icon so you never miss out upcoming class 7 math session. Thank you for watching. See you in the next video.